माओवाद बीजिंग से बस्तर तक। जैसा कि द नैरेटिव में इस खास श्रृंखला में हम आपके सामने वीडियोस की सीरीज ला रहे हैं, जिसमें माओवाद के से बीजिंग से निकलकर उसकी विचारधारा जो कहती है सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, वही विचारधारा कैसे बीजिंग से निकलकर नक्सल बाड़ी तक पहुंची और नक्सल बाड़ी से तेलंगाना के रास्ते वो बस्तर पहुंची। इसी विषय पर, इसी पूरे स्टोरी पर और इसके परत दर परत कहानी पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ एक के बाद एक एक्सपर्ट्स आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। जिसमें सबसे पहले तो हमने जो पॉडकास्ट किया वो छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जी का किया। उसके बाद हमने एक नक्सल विषय के एक्सपर्ट जो तेलंगाना में जिन्होंने लाल सलाम की शुरुआत से लेकर और अभी शांति वार्ता की चर्चाओं तक का दौर देखा है, मुरली जी का हमने एक उनके साथ हमने एक चर्चा की। और आज हम नक्सलियों के सबसे बड़े गढ़ या हम कहें नक्सलियों की सबसे जो उनका ट्रेनिंग कैंप होता है, उनका बेस कैंप होता है, उनके जो सबसे बड़ा जो उनकी प्रयोगशाला रही है, उस बस्तर के बारे में बात करने वाले हैं। और बस्तर के बारे में जब हम नक्सलवाद को लेकर चर्चा करते हैं, तो हमारे पास राजीव रंजन प्रसाद से बड़ा कोई नाम नहीं हो सकता। मैं आज के इस पॉडकास्ट में, आज के इस इंटरव्यू में, आज की इस पूरी चर्चा में राजीव रंजन प्रसाद जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ द नैरेटिव के प्लेटफ़ॉर्म पर। राजीव जी, जिस तरह से हम बस्तर को लेकर तमाम तरह की चर्चाएँ करते हैं, बस्तर को लेकर तमाम तरह की बातें करते हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि राजीव रंजन प्रसाद जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो जिन्होंने अपने अपने बचपन का, अपने स्कूल टाइम का, अपने किशोर अवस्था का एक लंबा समय दंतेवाड़ा में बिताया है। वही दंतेवाड़ा जो नक्सलवाद के सबसे बड़े गढ़ के रूप में जाना जाता रहा है। ये ख़ैर ये एक मुझे लगता है राजीव जी के लिए भी एक बिल्कुल खुशी की बात होगी जो दंतेवाड़ा नक्सल मुक्त हो चुका है, नक्सल मुक्त होने की कगार पर खड़ा है। और राजीव रंजन प्रसाद जी ने जिस तरह से आमचो बस्तर दंत क्षेत्र और बस्तर का जो इतिहास को लेकर बस्तर के में हुए तमाम जनजाति संग्रामों को लेकर, बस्तर में तमाम गतिविधियों को लेकर जितनी किताबें लिखी हैं, जितना अध्ययन किया है, वो अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया है। यही कारण है कि आज हमारे साथ इस चर्चा में राजीव रंजन जी बैठे हैं। तो राजीव रंजन जी, मेरा मतलब इस पूरी चर्चा का जो हमारे दर्शक प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उस दिशा में लेकर जाने की कोशिश करता हूँ। पहला प्रश्न ही मेरा यही है कि हम बात करते हैं माओवाद बीजिंग से बस्तर तक। तो माओवाद हम ये सभी जानते हैं कि नक्सलबाड़ी में माओ के विचार को लेकर एक तथाकथित आंदोलन शुरू हुआ। तो वो नक्सलबाड़ी एक तरफ और दूसरी तरफ आंध्र तेलंगाना, ये दोनों जगह पर इसका विस्तार हुआ। लेकिन इन दोनों के बीच में बस्तर कैसे इसका केंद्र बना, यहाँ नक्सलवाद कैसे पहुँचा, माओवाद कैसे पहुँचा और उन्होंने फिर इसको ही अपना सबसे बड़ा केंद्र क्यों बनाया? अ, पहले तो मैं आपके माध्यम से जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं उन सभी को जो है प्रणाम अर्पित करता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि बीजिंग से लेकर के बस्तर तक ये सब कुछ कैसे पहुंचा हो जाती है कि ये जो लड़ाई है, कोई जल जंगल जमीन की लड़ाई नहीं, बल्कि विशुद्ध विचारधारा की लड़ाई है। ये सत्ता की लड़ाई है, व्यवस्था को बदल देने की लड़ाई है। ये आपके लोकतंत्र के विरुद्ध एक हमला है। इस स्पष्टता के साथ हमको ये जानना पड़ेगा कि माओ जिस तरीके का विस्तारवादी व्यक्ति था, उसके लिए भारत भारत के जो वामपंथी हैं, वो उसके विस्तारवाद को समर्थन देने के लिए एक बहुत उर्वरा खाद की तरह जो है प्रयोग किए जा रहे थे। यही कारण है कि 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है बोलने वाले कई ऐसे वामपंथी थे जो कलकत्ता के की दीवारों पर उन्होंने इस तरीके के नारे स्पष्टता के साथ लिखे। तो ये
क्योंकि माओवाद या क्योंकि वामपंथी, मैं विशेष रूप से वामपंथी ही कहूंगा, वो एक राज्य की सीमाओं को नहीं मानते। इसके कारण जो है जो माओवादी है उनके लिए राष्ट्र ऐसी कोई अवधारणा मौजूद ही नहीं है। बस्तर तक ये सब कुछ कैसे पहुंचा, इसको जानने से पहले माओवादी रणनीति को भी हमको समझना होगा। हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर नक्सलवाद जो कि नक्सलबाड़ी के इर्द गिर्द से प्रारंभ हुआ, पश्चिम बंगाल में जिसका कि मूल रूप से विस्तार और प्रबलता बहुत मजबूती के साथ फली फूली, अचानक वहां से समाप्त कैसे हो गया। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि एमसीसी जैसे संगठन विलुप्त प्राय कैसे हो गए। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि झारखंड, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु ऐसे बहुत सारे परिक्षेत्र में माओवाद पनपा, जहां ये विचारधारा बहुत प्रबल तरीके से एक बड़ी आवाज बन के आई, लेकिन वो विलुप्त कैसे हो गई, और बस्तर ही ऐसा क्यों है कि वहां पर ये जो है बहुत अच्छी तरीके से विस्तारित हुई। इसके लिए माओ को ही ठीक से पढ़िए। माओ ये मानते हैं कि जब तक आपके पास छुपने की जगह ना हो तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपको गतिविधि करनी है, और गतिविधि करने के बाद आपको लौटने की वो जगह तलाश कर लेनी है जहां आप सुरक्षित हो सके, यानी कि आपके पास एक आधार इलाका होना चाहिए, तभी गुरिल्ला वारफेयर सक्सेसफुल होता है। तो इस बुनियादी तथ्य के कारण बस्तर आज तक के जो डिस्कोर्स है, आज तक का जो ये विमर्श है, उसके केंद्र में बना रहा। क्यों? क्योंकि ना तो एमसीसी के पास कोई आधार इलाका था, ना ही पीडब्ल्यूजी के पास आधार इलाका था। और बाद में पीपुल्स वार ग्रुप जो बहुत बड़ा संगठन बनकर के बाहर आया भी, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के परिक्षेत्रों में उन्होंने इलाका बनाने के अनेकों प्रयास के बावजूद सफलता नहीं थी। और ऐसे ही समयों में जब कोंडापल्ली सीतारमैया यह प्रयास कर रहे थे कि पीडब्ल्यूडी को एक अच्छा धरातल मिल सके, जहां से वो अपने कथित आंदोलन का विस्तार कर सके, जहां से माओवाद का प्रसार आसान हो, तब राहुल पंडिता की किताब है हेलो बस्तर। मैं वामपंथियों की किताबों का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि कम से कम वे लोग जो ये मानते हैं कि नहीं हो सकता है कि हम कोई नैरेटिव गढ़ रहे हैं, कम से कम वो जो नक्सल समर्थक लोग हैं उन्होंने इसको कैसे देखा या कैसे समझाया, वहां देखते हैं। वो बताते हैं कि कोंडापल्ली सीतारमैया के बेटी और दामाद जो कि ओरछा के पास मलेरिया इराडिकेशन के एक प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने समझा कि अबूझमाड़ जैसा परिक्षेत्र जो है आधार इलाका बनाने के लिए बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही बेहतरीन है। और तब उन्होंने कोंडापल्ली सीतारमैया बात की जानकारी दी, और इसके बाद जब आंध्र से कुछ टीमें आई जो कि महाराष्ट्र की तरफ गई, गढ़चिरौली की ओर गई, कुछ जो है बस्तर की ओर आई, और फिर यहाँ पर जो है विभिन्न क्षेत्रों की रेकी करने के बाद यह पता चला कि एक और वामपंथी विचारक जो 60-65 के दशक में बस्तर में कलेक्टर रहे थे, ब्रह्मदेव शर्मा, उन्होंने अबूझमाड़ में उस दौर में बनने वाली सड़कों को ये कहकर रुकवा दिया था कि यहाँ पर अगर जो है सड़कें आएंगी तो सड़कों की बीमारियां भी आएंगी। इसके कारण हमको जो माड़ का पूरा क्षेत्र है उसको एक अजायब घर में परिवर्तित कर देना चाहिए। ना तो वहां के आदिवासी बाहर किसी से मिले, ना बाहर के लोग भीतर आए। और पास जारी होता था कलेक्ट्रेट से, वो पास एक एक घंटे का पास जारी होता था, आप पास लेकर के जाइए, अब ज्यादा से ज्यादा ओरछा पहुंचेंगे, थोड़ा बहुत और भीतर। और इसके कारण धीरे धीरे प्रशासन पूरे माड़ क्षेत्र से विलोपित हो गया, और बहुत आसानी से कोंडापल्ली सीतारमैया को बिना लड़े, बिना किसी प्रकार का संघर्ष किए एक ऐसी जगह मिल गई जिसको वो आसानी से आधार इलाका कह सकते थे। और आधार इलाका प्राप्ति के बाद ही माओवाद मजबूत हुआ है देश भर में। अन्यथा अलग अलग पॉकेट्स में, अलग अलग क्षेत्रों में माओवादी विभिन्न घटनाओं को अंजाम तो दे रहे थे, लेकिन उनकी सफलता बिल्कुल वैसे ही थी जिसकी कोई गारंटी नहीं थी। वो सफल होते थे, उनकी सफलता कुछ कालखंड तक तो जारी रहती थी, फिर जब सरकार का दमन आरंभ होता था तो वे दबा दिए जाते थे, क्योंकि उनके पास एक निश्चित आधार इलाके का अभाव था। और बस्तर में इसलिए क्योंकि इस पूरी रणनीति के केंद्र में अबूझमाड़ हो गया, जहां उनको एक सुरक्षित पनाहगाह मिल गई। इसलिए बीजिंग से बस्तर तक की जो ये यात्रा है, वो उसके पीछे एक पूरी की पूरी रणनीति थी। और यहाँ पर कोंडापल्ली सीतारमैया की माओवादी मूवमेंट के दृष्टिकोण से जो दूरदर्शी है, और
सीतारमैया ने बस्तर को बहुत सोच समझकर सूझबूझ के साथ चुना। लड़ाई आंध्र की, आज भी देखें कि माओवादी कैडर के मुख्यतः बड़े बड़े लीडर कौन, आंध्र के लोग। अरे हिडमा जिसका आज इतना नाम हो गया है, तो भी वो केंद्रीय समिति में जो है अपनी जगह नहीं पा पाता। सारे जो है वही आंध्र और तेलंगाना के लोग बैठे हुए। तो लड़ाई, लड़ाई का केंद्र, लड़ाई का सोच, लड़ाई की जो रणनीतियां बन रही थी आंध्र से, लेकिन उनको सुरक्षित पनाहगाह या आधार इलाका मिल रहा था बस्तर से। इसलिए जो है चर्चा के केंद्र में बस्तर, और उसकी आड़ में मतलब वो होता है ना कि भेड़ की खाल में जो भेड़िया है, तो हमको भेड़ दिख रही है लेकिन भेड़िया कहीं और से जो है ये सारा कुछ तंत्र को निर्देशित करता हुआ हमारे सामने था। जी। अ, एक स्टोरी आपसे और जानना चाहेंगे राजीव जी। ये कोंडापल्ली सीतारमैया ने अपनी टीम्स भेजी जो बस्तर आई, कुछ गढ़चिरौली गई, कोरापुट के क्षेत्र में गई। तो उसके बाद जब इन सारे क्षेत्रों को उनकी टीम्स ने देखा, उनकी उनके लोगों ने देखा और जैसा कि आपने बताया उसके बाद अबूझमाड़ का चयन किया गया। तो ये लगभग 80 के दशक की बात है। तो 80 के दशक से 2004 जब जो सारे माओवादी समूह हैं वो एक सीपीआई माओइस्ट के बैनर के नीचे नहीं आए, उससे पहले तक, उस बीच में क्या चलता रहा अगर उसके बारे में आप कुछ बता सकें? देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि 2005 के आसपास सभी माओवादी धड़े एक साथ इकट्ठा हुए, और एक साथ इकट्ठा भी क्यों हुए? आप इस बात को जो है बारीकी से समझें कि एमसीसी अपने तौर पे काम कर रही थी, लेकिन एमसीसी की जो सुदृढ़ता या एमसी की जो थॉट प्रोसेस है, वो पीडब्ल्यूजी की थॉट प्रोसेस से बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रही थी। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के रूप में जब ये सभी धड़े एक साथ हुए, तब जाकर के ये अधिक शक्तिशाली होकर के उभरे। तो इनको एक साथ होने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्योंकि आधार इलाका भी पूरे भारत भर में एक ही जगह बन सकता था या बन पाया, वो था अबूझमाड़ का परिक्षेत्र। अगर एमसीसी के पास आधार इलाका झारखंड की तरफ कहीं पर भी हो पाता, तो शायद मुझे लगता है कि लड़ाई का केंद्र हो सकता था उत्तर भारत होता। हो सकता है कहीं केरल और केरल के आसपास सक्रिय माओवादियों को क्या कहना चाहिए, पूर्वी घाट की तरफ कहीं हो, पश्चिमी घाट की तरफ कहीं पर ऐसा जो है सुरक्षित क्षेत्र मिल पाता जहां से वो आराम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर पाते। तो हो सकता है कि पूरे माओवाद का केंद्र जो है वो केरल या पूर्व पश्चिमी घाट या उड़ीसा की तरफ पूर्वी घाट होता कहीं। लेकिन इन सभी जगहों पर अलग अलग दलों टोलियों को भेजने के बाद भी बस्तर एक ऐसी जगह मिला जो आधार इलाका बनाने के लिए एक सुविधाजनक था। और 2005 के बाद से आप ये देखें कि वही दौर है उस जब सलवा क्या कहना चाहिए, एक तरीके का विरोध आंदोलन बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, और उसी समय सामाजिक बिखराव पैदा हो जाता है। माओवादियों को अपना कैडर बहुत तेजी से सलवा जुड़ूम के दौरान बस्तर से मिलने लगा। देखिए, आपको कोई भी मूवमेंट आगे तभी बढ़ सकता है जब आपके पास कैडरों की भर्ती बहुत आराम से और बहुत तेजी के साथ हो रही हो। और सलवा जुड़ूम के दौर में जो विभाजन हुआ, सामाजिक विभाजन हुआ, कारण ये कि सलवा जुड़ूम मूवमेंट तो अपने तरीके से चल रहा था, लेकिन उसी समय पर जो शहरी नक्सल नैरेटिव है वो इतना ताकतवर था कि उसने जितने भी सरकारी प्रयास थे उन सभी सरकारी प्रयासों को विफल कर दिया। और उस विफलता के कारण क्या हुआ कि वे लोग जो माओवाद के विरोध में थे वे सब बेसहारा हो गए। वो इस तरीके से बेसहारा हुए कि उनको न तो सरकारी संरक्षण मिला, और माओवादी तो पकड़ पकड़ करके मार ही रहे थे। ऐसी स्थिति में, ऐसे डर के वातावरण में वो लोग जो जंगलों के भीतर थे, वे लोग जो माओवादियों के प्रभाव में जो गांव आ चुके थे, वहां से बहुत तेजी से कैडरों की भर्ती होनी शुरू हुई। और इसके कारण सलवा 2005 से लेकर 2009 के दरमियान तक माओवादी कैडरों की बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई, कई बटालियन बन गए, और माओवादी जो है बहुत ताकतवर होकर के फिर उभरे। तो फिर जब ताकत भी आपको बस्तर से मिल रही है, जब क्षेत्र भी आपको बस्तर में मिल रहा है, तो फिर आप जाने इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि केंद्रीभूत जो स्थान था या राजधानी के तौर पर हमारा माड़ क्षेत्र या बस्तर बन करके उभरा। उस दौर में फोर्टिफिकेशन भी उन्होंने बहुत बहुत, आज तो हम माड़ क्षेत्र की बात कर, तो मुझे याद है कि हम सिर्फ सड़कों सड़कों तक तो ये मानते थे कि भाई सुरक्षित है, लेकिन जहां आप दंतेवाड़ा से जरा सा नीचे की तरफ उतरे और सुकमा का रास्ता
रास्ता निकले तो पूरा जो है सुकमा का रास्ता गीदम के से अंदर की तरफ होते हुए जैसे ही आप जाते पूरा रास्ता जगह-जगह से काट दिया गया था। ये फोर्टिफिकेशन इतना मजबूत कर दिया गया था कि आप भैरमगढ़ से बीजापुर की तरफ, भोपालपट्टनम की तरफ जाने में आपकी सांसें अटक जाएँ, आपको गीदम से सुकमा या कोंटा तक तो पहुँचना लगभग असंभव ही बना दिया गया था। तो ऐसे जो है पूरे के पूरे बस्तर को इस तरीके से उन्होंने फोर्टिफाई कर दी में आज थे और तब लाल गलियारे की संकल्पना है इसलिए मजबूत हो पाई थी क्योंकि केंद्र में वो मजबूती से बैठे हुए थे और धीरे धीरे फिर वो नेपाल होते हुए क्योंकि नेपाल में भी तब जो है माओवादियों की एक सक्सेस स्टोरी सामने आ चुकी थी तो नेपाल से एक बड़ा उनको प्रबल ताकत मिली और नेपाल से लेकर के फिर बिहार झारखंड उड़ीसा बस्तर होते हुए उनको केरल तक जो एक पूरा सपना है आपको याद होगा कि माओवादियों ने एक डॉक्यूमेंट भी निकाला था जिसमें उन्होंने ये घोषणा की थी कि 2050 तक हम भारतवर्ष पे जो है लाल किले पे लाल जी। झंडा फहराने में सक्षम हो पाएंगे तो खैर 2050 का विजन तो जैसे उनका जैसे ये आइडियोलॉजिकल हम बात करते हैं तो बीजिंग से बस्तर तक की तो बात होती ही है। लेकिन इन्होंने एक रेड कॉरिडोर भी बनाया था पशुपति से तिरुपति तक और उसकी उसका भी ज़िक्र कई बार किया जाता है। ख़ैर, मैं आपसे जी ये जानना चाहूँगा इसी पशुपति से तिरुपति के बीच में जो इनका रेड कॉरिडोर था, इस रेड कॉरिडोर में 2 शब्द बहुत सामान्य रूप से अखबारों में छपते थे, मीडिया में सुनते थे और माओवादियों के, नक्सलियों के पर्चे में भी हम सुनते थे। एक शब्द है जनताना सरकार और दूसरा है जन अदालत। ये 2 शब्द क्या है? इसके पीछे की अवधारणा क्या है? अगर आप इन दोनों के बारे में बता सकें, जनताना सरकार और जन अदालत। हाँ शिवम जी सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता शब्द है इसका बहुत दुरुपयोग जो है किया गया है हमारे राजनीतिक दल भी जनता शब्द का बहुत दुरुपयोग करते हैं और माओवादी भी क्योंकि उनको आम लोगों के बीच से समर्थन प्राप्त करना आवश्यक है तभी वो अपना होल्ड किसी क्षेत्र में बनाए रख सकते हैं इसलिए वो क्योंकि माओवादियों ने समानांतर सरकार प्रोसेस है वो ये कहता है कि हम आपकी ही सरकार आप ही के माध्यम से चलाने जा रहे हैं तो जो जनताना सरकार है वो माओवादियों की सरकार चलाने की व्यवस्था है जिस तंत्र के तहत उन्होंने जहां जहां वो काबिज है वहां वहां पर अपने उस तंत्र के तहत वो अपनी समानांतर व्यवस्था चला रहे हैं जब और उसी सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जनता की अदालत या जन अदालत हालांकि यहाँ दोनों जगह पर जन की जगह नक्सल सरकार और नक्सल अदालत कहना चाहिए क्योंकि इन दोनों ही टर्मिनोलॉजी में जनता का कोई योगदान कोई भागीदारी कोई शब्दशः जो है कहने को कुछ है नहीं एक उदाहरण मैं पहले जनता सरकार का देता हूं और फिर मैं जन अदालत का दूंगा जनताना सरकार का एक उदाहरण मैंने अपने उपन्यास आमचो बस्तर में भी ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ताकत के साथ रखा है और कई बार अपने वक्तव्यों में भी मैंने ये उदाहरण दिया है लेकिन एक बार फिर मैं इसी उदाहरण को देना चाहूंगा कि वो सलवा जुडुम का दौर था जिस दौर में मैं मंगलू से मिला था दंतेवाड़ा के पास और मुझे आश्चर्य हुआ कि उसको जो है उसके क्षेत्र में जो माओवादी जिन्होंने उसके गांव को पर को अपने आधिपत्य में ले रखा है या उनका प्रभाव है माओवादियों का वहां से मंगलू को उनसे वैसे तो कोई बुनियादी शिकायत नहीं थी वो गांव में रह सकता था उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था जिसके लिए माओवादी उसको मारते या माओवादी उसको खदेड़ देते लेकिन उसको उसकी समस्या ये थी कि उसके पास अपनी पूंजी अपनी श्रम से अर्जित 2 मुर्गे थे 2 मुर्गे में से एक मुर्गा बटाई चला गया क्योंकि माओवादियों की कथित और आप सोचे कि एक सर्वहारा जो अपनी बहुत मतलब सीमित पूंजी में से अगर 2 मुर्गे खरीद लेता है तो उसका दूसरा मुर्गा उसके पूंजीपति होने की निशानी हो जाता है और इसके कारण उसका एक मुर्गा पड़ोसी को दे दिया गया लेकिन पड़ोसी को मुर्गा दिया जाना उसके लिए जो है एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा कर रहा था उसको बार बार यही लगता कि ये मेरे श्रम से अर्जित पूंजी है ये मुर्गा मेरे श्रम के कारण जो है मेरे पास था और ये जो है एक तरीके से लूट के कारण मेरे पड़ोसी को दे दिया गया है उसने कई बार जो है आर्गुमेंट किया कई बार वो माओवादियों के साथ झगड़ने पहुंचा और 2-3 थप्पड़ खाने के बाद उसको समानता का सिद्धांत समझ में आ जाता था एक दिन ऐसा हुआ कि जो बटाई में जो उसका क्योंकि पड़ोसी के पास मुर्गा चला गया था लेकिन एक दिन इसका अपना मुर्गा मर गया जब उसका अपना मुर्गा मरा
उसे लगा कि नहीं ये जो है बात ठीक नहीं है, और अब तो क्योंकि मेरा दावा है उस मुद्दे पर, क्योंकि वो मेरी जो है देने की तो उसी को दे दिया गया है। फिर 2-4 थप्पड़ खाने के बाद उसको समानता का सिद्धांत समझ में आ गया, वो वापस अपने घर आया, लेकिन बेचैन रहने लगा। मुर्गा बाग देता और वो बेचैनी से इधर-उधर टहलता। एक सुबह वो उठा, उसने मुर्गे की गर्दन मरोड़ी और गाँव छोड़ कर के बाहर आ गया। ये जो है, आप ये देखें कि ये पूरा सरकार, ये पूरा शास्त्र, ये पूरा तंत्र, ये किस तरीके से जो है साइकोलॉजी के साथ उसी समाज की साइकोलॉजी के साथ खेल रहा था, उसी समाज के साथ उसने। अब आप सोचो कि माड़ क्षेत्र में अगर आप जानते होंगे कि वहाँ जिस प्रकार की खेती है उसको सामूहिक खेती कहा जाता है। मतलब कि खेत में लगभग सभी लोग जो है बराबर करते हैं, श्रमदान करते हैं, उसके बाद बराबर बंटवारा हो जाता है। जब इस प्रकार की व्यवस्था जो मौजूद है, इस प्रकार की व्यवस्था एक आदर्श साम्यवादी व्यवस्था कही जा सकती है। कार्ल मार्क्स ने जिस भी तरीके से इस तरीके की जो आदर्श व्यवस्था की जो है कभी कल्पना भी की होगी, वो तो मूर्त रूप में अबूझमाड़ में एग्जिस्ट करती है। फिर ऐसा क्यों है कि माओवादी माड़ के अंदर ही जो है बंदूक लेके घुसे? उनका ऐसी साम्यवादी व्यवस्था के भीतर बंदूक लेकर के क्या काम था? वो क्यों गए? उनको तो अगर वैसी ही साम्यवादी व्यवस्था पैदा करनी थी, तो माड़ छोड़ छोड़ करके इर्द गिर्द के क्षेत्रों में यही काम करने की जरूरत थी। वो माड़ में ही क्यों है? इसका मतलब यह है कि जो कथित जनताना सरकार की उनकी जो संकल्पना है, वो दरअसल एक गढ़ और एक किला स्थापित करने के लिए भर है ना? अन्यथा जनताना सरकार दरअसल दहशत की सरकार है। और जनताना अदालतें, क्या जनताना अदालतें या जन अदालतों के पास ऐसा कोई इस प्राधिकार है कि वो जो है क्या कहना चाहिए, इस तरीके की के समकालन फानन में तय कर दे कि ये अपराधी है और ये अपराधी नहीं है? क्या जांच की कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती? अगर आप समानांतर सरकार चला रहे हैं तो आपके पास जांच की क्या प्रक्रिया है? आज की तारीख में जब हम जिस संविधान की हम दुहाई देते हैं, वहां पर एक अपराधी स्पष्टतः अपराध करते पकड़ा भी जाता है, तब भी जांच पूरी करने के बाद ही और एक पूरी समुचित अदालती प्रक्रिया के बाद ही उसको सजा मिलती है। ये आनन फानन में न्याय, और वो भी किस तरीके का न्याय? किसी को मुखबिर बता के मार दिया, किसी को सिर्फ इसलिए मार दिया कि पुलिस वाले से बात करता हुआ देखा गया था, किसी को सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसका बच्चा जो है वो शहर गया और शहर से वापस नहीं आया। मतलब मारने के अनेक कारण, और इसके पीछे का सिर्फ एक ही तथ्य कि एक ऐसा डर और ऐसा दहशत का वातावरण वहां पर बना रहे, जिसके कारण लोग माओवादी छोड़ करके किसी और की तरफ जाए ही नहीं। अन्यथा ऐसी काट करके मार देना, पूरी दुनिया में फांसी की सजा के विरोध में भी लोग खड़े हैं, और यहाँ पर तो वो शहरी नक्सली उन सजाओं के समर्थन में खड़े हो जाते हैं जो बिना धार वाली कुल्हाड़ी से रेत रेत करके जो है लोगों को मारा जा रहा है। मान लिया कि मुखबिर ही है, उसके बाद आप देखें कि ये नक्सलवादी मानवता की दुहाई देते हैं और इनके समर्थक मानवताओं का मानवाधिकार का झंडा बुलंद करते घूमते रहते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो जनताना सरकार, जन अदालतें, इन सब की जो फैंटेसीज है ना, इन फैंटेसीज से बाहर निकल आना चाहिए। बहुत सारी जो तथ्यात्मकता है ना, उनको बड़ा गोलमोल कर दिया गया है। हम लोग सही तरीके से चीजों को समझते नहीं है, सामने नहीं रखते, इसलिए इन फैंटेसीज में फंस जाते हैं। मैं आपको बताऊं शिवम जी की बहुत पहले, क्योंकि मैं बस्तर का ही रहने वाला हूँ, और तब उन दिनों कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ मेरा भी जुड़ा हुआ था, और हम लोग एक जनगीत गाया करते थे सड़कों पर। वो जनगीत जो है बड़ा चर्चित जनगीत है कि जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है, कौन दुखिया है जो गा रही है, भूखे बच्चों को बहला रही है, लाश जलने की बू आ रही है, जिंदगी है कि चिल्ला रही है, जाने वाले सिपाही से पूछो। और हम ये गीत सड़कों पर गाया करते थे बहुत बाद में, जब मेरा वामपंथ से मोह भंग हुआ, जब मैंने माओवाद की सच्चाइयों को बहुत करीब से देखा, जब मैंने अपने लोगों की लाशों को वहां पर जो है सड़कों पर देखा, जब मैंने देखा कि बस्तर को माओवाद ने क्या फिर से विवेचना की, और तब मुझे पता चला कि ये जनगीत तो
द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में लिखा गया था, जब भारतीय सैनिक पता नहीं कहाँ उनकी पदस्थापना कर दी जाती थी, वो उनको भी नहीं मालूम होता था वो किस देश के खिलाफ लड़ रहे हैं और किस देश की ओर से लड़ रहे हैं। और तब ये गीत लिखा गया था, जाने वाले सिपाही से पूछो, और ये कम्युनिस्ट हमसे ये गीत सड़कों सड़कों गवा रहे थे अपने सिपाहियों को डिमोरलाइज करने के लिए। और ये तब था जब माओवाद उसने उस तरीके से आगे बढ़ा भी नहीं था। तो सोचिए कि बौद्धिकवाद कितना खतरनाक है। ये बुद्धिजीवी ही बंदूक वालों को तैयार करते हैं, और इसलिए शहरी नक्सलियों से और ऐसे बौद्धिक तंत्र से हम सबको सावधान होना चाहिए। हम कब कैसे इस्तेमाल कर लिए जाए हमको ही नहीं मालूम होता। जी शिवम। मैं अगला प्रश्न इसी में ही आ रहा था कि हम अर्बन नक्सल टर्म का यूज करते हैं, लेकिन इनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है? ये कैसे काम करते हैं? ये समाज के बीच में अपने आप को कैसे पेश करते हैं? एक आम व्यक्ति, हो सकता है कि आपने ज़मीन पर काफ़ी इसका अनुभव किया है तो आप समझ सकते हैं। हो सकता है कि मैंने पत्रकार के रूप में बस्तर का दौरा किया है या इन लोगों को देखा है, इनको पढ़ा है, इनका अध्ययन किया है, तो मैं इनको समझ सकता हूँ। लेकिन एक आम व्यक्ति, एक आम नागरिक जो सामान्य दिनचर्या का पालन करता है, जो सामान्य नौकरी करता है, जो सामान्य अपना काम-धंधा करता है, वो इनके मोडस ऑपरेंडी को, इनके जो षड्यंत्रकारी जो नीतियाँ हैं, षड्यंत्रकारी जो चाल हैं, उसको कैसे समझ सकता है? वो एक आम भाषा में यदि सामान्य व्यक्ति को समझाना हो, तो कैसे समझाया जा सकता है? शिवम, इस सद्य की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने अभी आपको अपना एक उदाहरण दिया कि एक युवावस्था में एक जोश होता है हर व्यक्ति के भीतर, और उस जोश के कारण क्या होता है कि लोग क्रांति, बदलाव ऐसे शब्दों के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। और ये युवा पीढ़ी आप देखें कि इसी के कारण जो शहरी नक्सली हैं उनके टारगेट जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जादवपुर यूनिवर्सिटी, इस तरीके की ऐसी कई विश्वविद्यालय हैं जहां पर कि वामपंथी प्रबल हैं, और इन्हीं वामपंथियों के बीच से शहरी माओवादियों के टारगेट्स जो है वो रहते हैं, निकलते हैं, और वहां से जो है ये चीजें देश भर में विचारधारा के तौर पर पनपती, फैलती, फूलती रहती है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी युवा शक्ति है वो क्या सोच रही है, क्या क्या समझ रही है, किस दिशा में जा रही है, इस पर हमारे नीति निर्धारकों का बहुत गहरा ध्यान होना चाहिए। हमको ये अलगाववादी विचारधारा, ये कथित समानांतर सरकारों की तरफ का झुकाव रखना चाहिए। देखिए, मैं क्रांति को जो है खारिज नहीं करता कि क्रांति जो है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे बदलाव क्रांति के माध्यम से आए हैं, लेकिन अगर हम माओवाद की बात करते हैं तो ये क्रांति नहीं है, क्योंकि क्रांति का जो बुनियादी तत्व जो है लोगों के बीच से निकलता है। वो जो असंतोष है वह स्वतः स्फूर्त होता है और वो लोगों के बीच से पनपता है। क्रांति तब होती है, क्रांति नहीं होती कि माओ ने चीन में कर दिया और उसके बाद चीन से होते हुए वो भारत की तरफ पहुंच रही है, क्योंकि हम उस विस्तारवाद का धीरे धीरे शिकार होते जा रहे हैं। वो हमारे यहाँ चारू मजूमदार जैसे, जैसे कुछ लोगों को टारगेट करते हैं, क्या करना चाहिए, माओ का भोपू बन करके जो है बंगाल को इंस्टिगेट करते हैं, बंगाल से ये चीजें देश भर की तरफ फैलने लगती हैं। खुद चारू मजूमदार, खुद कनू सन्याल जो है फांसी लगा करके ऊपर निकल जाते हैं। अपने आखिरी दिनों में उनको यह एहसास होता है कि अरे, माओवाद तो दरअसल जो है आतंकवाद था, लेकिन तब तक वो अपना पूरा जीवन निकाल चुके होते हैं और पता नहीं कितने युवाओं को जो है इस आग में झोंक चुके होते हैं। और बाद में, और आज आप देखें कि आज ये वसवाराजू मारा गया है, महासचिव। अब इस समय जो है लगभग लगभग पूर्ण विराम की तरफ माओवाद बढ़ रहा है। 40 साल बस्तर के भीतर माओवाद जो है अपनी जड़ें जमाए रहा। 40 साल में बस्तर को क्या मिला है? कौन से जल समस्याओं को ये माओवादी हल कर पाने में सक्षम रहे? उन्होंने जो वहां की जो सांस्कृतिक ताना बाना था उसको तबाह कर दिया, वहां के समाज शास्त्र को तबाह कर दिया, वहां के अर्थशास्त्र को तबाह कर दिया, और सब कुछ तबाह करने के बाद आज जब ये माओवाद पूरी तरीके से बस्तर क्षेत्र से विदा हो जाएगा, और तब हम ये देखेंगे कि इन 40 बस्तर, पता नहीं 40 साल तो ये काबिज रहे, लेकिन कितने 100 साल पीछे चला गया बस्तर, ये कभी सोचा है? तो ऐसे लोग जो क्रांति के नाम पे, ऐसे लोग जो विचारधारा के नाम पे पूरे के पूरे क्षेत्र को तबाह कर जाते हैं, इनके सच को ठीक से हमको समझने की आवश्यकता है। आज हमको पूरे देश के सामने ये डाटा, ये आंकड़ा रखने की जरूरत है कि 4 दशक के माओवाद ने पूरे क्षेत्र को किस तरीके से तबाह किया हुआ है। माओवाद किसी भी तरीके से जो है
भी ग्लैमराइज करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रेन वॉश का एक बहुत बड़ा तंत्र है और इससे हमको अपने युवाओं को तो बचा ही लेना चाहिए, इनकी कार्यशैली को ठीक से समझना चाहिए, इनके जो बौद्धिक तंत्र को, इनके नाटकों को, इनके नुक्कड़ों को, इनके लिखे हुए को, इनके इनकी पाठ्य पुस्तकों को, इन सब चीज को बारीकी से विवेचित कर कर हमको ये देखना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए कि कहां कहां नक्सली अपने तंत्र के साथ घुसे हुए हैं और उन उन जगहों का अब हमको विरोध करना चाहिए, उनको मिटाने के लिए तत्पर होना चाहिए, उनको सरकारों के सामने रख करके हमको स्पष्ट करना चाहिए कि ये चीजें जानबूझकर हमारे पाठ्यक्रमों में, हमारी सोच में, हमारी जीवन शैली में गई है, ताकि फिर कभी माओवाद जैसा कोई भी जो आतंक तंत्र पनप ना पाए। हमको केवल इसको समाप्त ही नहीं करने में, उसके लिए हमको इस इस दिशा में और अब जो है बंदूक का तंत्र धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो कलम वाले जो माओवादी है वो बहुत प्रबलता के साथ सक्रिय होने वाले हैं। इसलिए इन्हें को नहीं जाना और इनको समय रहते एक्सपोज नहीं कर दिया सिस्टम के आगे, तो ये फिर नासूर बनेंगे और ये फिर कहीं ना कहीं ऐसे युवाओं को बरगलाकर उनके हाथों में बंदूक थमा देंगे जो क्या कहना चाहिए, जिनके भीतर जो है कुछ कर गुजरने की इच्छा है, लेकिन उनको दिशा नहीं मिली हुई है। तो इन सावधानियों को अभी हमें इन 4 दशक के जो माओवाद है, उसे सबक लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालाँकि अभी एक माओवाद एक समाप्त नहीं अंतिम हुआ प्रश्न मैं आपसे लूँगा राजीव है, जी। ये गुर्रिल्ला युद्ध नीति तो इंतज़ार करेगा 2021 तरीके से मुक्त हो। जी, शुभम। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूँगा कि केंद्र की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार कह रही है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद, माओवाद, जो सशस्त्र नक्सलवाद है, सशस्त्र माओवाद है, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, पूरे देश से। और जब पूरे देश से खत्म होगा तो इसका मतलब है बस्तर भी इस नक्सलवाद के आतंक से मुक्त हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है एक वैकल्पिक समाधान क्या हो सकता है मार्च 2026 के बाद, जिसमें बस्तर की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी तरह से उसकी रचना हो, पुनरुद्धार हो? उसका आपके मतलब आपका जो अपना अनुभव है, आपने बस्तर में एक अपने जीवन का एक लंबा समय बिताया है, तो आपके अनुसार एक वैकल्पिक समाधान क्या हो सकता है? देखिए मैं बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को जो है मैं यहाँ पर जो है ज़रूर रेखांकित करना चाहूंगा कि पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि माओवादी जैसे ही बस्तर से जाएंगे, कई तरीके के नैरेटिव हमारे सामने आएंगे। एक नैरेटिव इन दिनों बहुत प्रबलता के साथ जो है सामने लाया जा रहा है कि माओवादी हैं तो जंगल सुरक्षित है, माओवादी चले जाएंगे तो हमारे जंगल समाप्त हो जाएंगे। एक नैरेटिव ये भी है कि वो तो जो तेंदुपत्ता नीति थी बस्तर में, और जो आज जो है तेंदुपत्ता के जो बेहतर दाम वहां के जो है किसानों को या वहां के संकलनकर्ताओं को मिल रहे हैं, उसके पीछे माओवादी है। एक नैरेटिव ये भी है कि बस्तर के भीतर जो है बहुत ग्रामीण तंत्र को जो है सुदृढ़ करने में और वहां पर जो है तरह तरह के तालाब बनाने में, जल संरक्षण के जो है कार्य करने में माओवादियों ने बड़ा अपना योगदान दिया है। मैं बहुत सारे इन सभी मिथक हैं, उन मिथकों पर एक बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। देखिए जैसे ही माओवाद समाप्त होगा, सरकार को उस पूरे परिक्षेत्र के लिए एक सस्टेनेबल योजना बनाने की सख्त आवश्यकता है। अब अचानक जो है वहां पर विकास के कार्य बिना सोचे समझे, बिना किसी निश्चित योजना के हद तक संभव है कि शहरी नक्सलियों के उस नैरेटिव को बल मिलेगा कि देखा हमने जो है कहा ही था कि माओवादी जाएंगे और पूंजीपति बस्तर के जंगलों के भीतर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए पूरे क्षेत्र की ठीक से मैपिंग करके, कैरिंग कैपेसिटी स्टडी करके हमको ये जानने की आवश्यकता है कि हम वहां के लोगों के लिए रोजगार, वहां के युवाओं, वहां के लिए स्वास्थ्य, वहां के लिए शिक्षा, वहां के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लस वहां के संसाधन, इन सब चीजों के लिए किस तरीके से समन्वय से काम कर सकते हैं, जिसमें स्थानीय रोजगार को हो और स्थानीय लोगों के विकास को हम किस तरीके से सुनिश्चित कर सकें। इन सब चीजों के लिए बहुत वैचारिक रोड मैप की आवश्यकता है और उस रोड मैप में हमको स्थानीय लोगों
लोगों की राय लेकर के भी काम करने की जरूरत है। मतलब एक पूरी योजनाबद्धता की आवश्यकता है। एक और नकद जा रहा है, दूसरी ओर कहीं ये नैरेटिव न बन जाए कि माओवादी थी तो वहां शांति थी, माओवादी थे तो जंगल बचे, माओवादी थे तो संसाधन बचे हुए थे। इन सब नैरेटिव को ठीक से तोड़ने की आवश्यकता है। ध्यान देखिए कि भाई माओवादी जो है इस वक्त देश के सिर्फ 0.06% जंगल क्षेत्र पर ही काबिज है। बाकी लगभग 99% जंगल माओवादियों से मुक्त हैं, वन क्षेत्र भारत के। इसलिए माओवादी हैं तो जंगल नहीं बचे हुए हैं। जंगल इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि हमारे रिजर्व फॉरेस्ट है, हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, हमारे पास अभयारण्य है, हमारे पास वन्य क्षेत्र है, और हम लोगों ने अपने जंगलों को बचाने के लिए एक सुनिश्चित योजना लगाई है। हम तरह तरह के वानिकी कार्यक्रम कर रहे हैं। जंगल इसलिए बचे हुए, जंगलों को कोई माओवादी नहीं बचा रहे, जंगल को कोई आतंकवादी नहीं बचाते, बल्कि माओवादी और आतंकवादी जंगल के दोहन के कारण है। दूसरा, तेंदुपत्ता। तो अगर अरुंधति राय की अगर आपने वॉकिंग विद द कॉमरेड्स पढ़ी है तो उसने तेंदुपत्ता के अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से समझाया है, और ये भी बताया कि किस तरीके से माओवादी वे जो वह जो लाभ स्थानीय संकलनकर्ताओं को आदिवासी है। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि जिन जिन चीजों को बहुत ग्लैमराइज करके, मैं बस्तर का बहुत भीतर भीतर तक का हिस्सा घुमा हुआ हूँ, और मैंने इनके बहुत सारे जल संरक्षण तंत्र और वो वे सारे प्रोपेगेंडा देखे हैं, जिसके कारण कि ये बताया जाता है कि पता नहीं उन्होंने कौन सा ग्रामीण तंत्र बना दिया और किस तरीके का संरक्षण तंत्र बना दिया। ये सब एक मिथक और मिथ्या के सिवा कुछ नहीं है। दो चार तालाब खोद देने से 4,000 वर्ग मील का परिक्षेत्र का विकास नहीं हो जाता। 40 साल में उन्होंने इस 4,000 वर्ग मील क्षेत्र को केवल तबाह और बर्बाद ही किया, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया है। इसलिए माओवादी जो भी नैरेटिव या माओवादी समर्थक जो भी नैरेटिव इनके पक्ष में या इन 4 दशक में उसकी विवेचना करें, तो आप पाएंगे कि ये सब केवल एक गुब्बारा है जो सिर्फ पिन मार देने से फट जाएगा, है ना? तो माओवाद ने बस्तर को कुछ भी नहीं दिया, माओवाद ने इस देश को कुछ भी नहीं दिया, माओवाद ने इस देश के युवाओं का शोषण किया है, और हमको जितनी जल्दी इससे मुक्ति पालें उतना ही बेहतर है। और इसके लिए केवल बंदूक वाले माओवादी नहीं, कलम वाले माओवादी और काला कोट पहने हुए भी कुछ माओवादी हैं जो इनके पक्ष में खड़े होते हैं, जो इनके पक्ष में कानूनी लड़ाइयां लड़ते हैं, उनकी तरफ भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये 3 तरीके की लड़ाइयां हैं। एक लड़ाई आपको अदालत में भी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ताकतवर लोग, जो बुद्धिमान वकील, ऐसे लोग जो जुझारू लोग हैं, ऐसे लोगों को खड़ा करके हमको अपनी अदालतों को बताना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है ना। हम अदालती लड़ाई को शहरी नक्सल तंत्र के समर्थक वकीलों के हाथों में नहीं छोड़ते। वैसे ही हम अपने बौद्धिक तंत्र को शहरी नक्सलियों और नक्सल समर्थक लेखकों के हाथों में नहीं छोड़ सकते। हम वैसे ही अपनी व्यवस्था को बंदूक वाले नक्सलियों के हाथों में नहीं छोड़ सकते। नक्सलियों की हमको हर स्तर पर पहचान करनी होगी और हर से इनका निर्मूलन करना पड़ेगा। तभी हम एक शांत, व्यवस्थित और जो है प्रगतिशील देश की कल्पना कर सकते हैं। ये मेरी जो है मेरा मानना है। जी शुरू। अ, राजीव जी, आपकी बातों से और इस पूरी चर्चा से यही समझ आता है कि बस्तर केवल एक क्षेत्र या एक भूगोल नहीं है, वो एक जीवंत संस्कृति है, संघर्षशील समाज और सहनशीलता की परीक्षा है। आज की बातचीत ने हमें यह भी एहसास दिलाया है कि वहाँ जो माओवादी हिंसा हो रही है, वो सिर्फ गोलियों से नहीं हो रही है, वो विचारों से भी हो रही है। और बस्तर के जनजाति समाज पर ये दोनों तरह की हिंसा थोपी गई है, बाहर से लाकर थोपी गई है। आज हमारे साथ चर्चा में राजीव रंजन प्रसाद जी रहे। राजीव जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने का, और जो अनुभव और दृष्टिकोण आपने साझा किया है, वो न केवल बस्तर को समझने में हमें मदद कर रहा है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि विकास और विमर्श के बीच में कितनी खाई है। अगर हम चाहते हैं कि बस्तर वास्तव में शांत हो, तो हमें बंदूक ही नहीं, भरोसे के पहचान की भी ज़रूरत है। नक्सलवाद को हराना केवल सुरक्षा बलों की ज़िम्मेदारी नहीं है, आपके और हमारे जैसे बुद्धिजीवियों की, पत्रकारों की, लेखकों की, कलमकारों की और आम समाज के आम जो नागरिक हैं, उनके चेतना की भी आवश्यकता है। तो इस तरह की जो चर्चाएँ हैं, वो लगातार होती रहे। इस तरह के जो नैरेटिव्स हैं, वो समाज में जो माओवाद का नैरेटिव है, अर्बन नक्सलवाद का नैरेटिव है, उसको कहीं न कहीं काउंटर करते रहें। और आम जनता वो भी समझे कि किस तरह कलम और साहित्य, सिनेमा और कैनवास के माध्यम से
नक्सलवाद और माओवाद का नैरेटिव परोसा जा रहा है और हम द नैरेटिव में लगातार माओवाद के नैरेटिव पर, अर्बन नक्सलवाद के नैरेटिव पर, उनके नैरेटिव्स के परत दर परत उसको खोलने पर हम लगातार विमर्श और चर्चा करते रहेंगे। राजीव जी, आपका एक बार पुनः धन्यवाद इस हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी तरह के पॉडकास्ट, इसी तरह के इंटरव्यूज़ और इसी तरह की चर्चाओं को देखने के लिए जुड़े रहें द नैरेटिव के साथ।